हेलो जी। आई एम हेयर अगेन विद माय न्यू वीडियो ऑन मॉडल्स। ये जो मॉडल्स जो हैं बहुत आसान हैं, बहुत यूज़फुल हैं। बस सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको ध्यान से सुने और हमें कोई ढंग से बताए। तो आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी मॉडल्स को लेकर। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं 30+ वीडियोस मेरी हो चुकी हैं। कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी बेसिक ग्रामर के ऊपर, जिसमें दो बातें मेनली हैं। एक, हर वो सेंटेंस जिसके अंदर एक्शन नहीं होता, वर्ब नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है, ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए मेरी दो वीडियोस बहुत यूज़फुल रहेंगी। गोल्डन रूल, 7 गोल्डन रूल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों वीडियो। अगर आपको किसी भी ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाने में दिक्कत आती है जिसके अंदर क्रिया नहीं होती है, तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, किसी बच्चे को समझाने के लिए, बड़े को समझाने के लिए आपको 7 गोल्डन रूल्स की मेरी दोनों वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और जिस तरीके से मैंने उसमें बताया है वो आपको किसी बुक में या नेट पर कहीं और नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा और इसमें मुझे कमेंट करके बताइए अगर कहीं और पहले कभी आपने उस चीज़ को देखा या सुना हो। बहुत अलग तरह की वीडियोस। उसके बाद मैंने टेंसेस पे काम किया। टेंसेस को मैंने अलग अलग वीडियोस के थ्रू समझाया। इंडेफिनिट अलग, कंटिन्यूस अलग, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब चीज़ें मैंने आपको करवाई। और आज हम बात कर रहे हैं मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। और सवाल है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब्स। ये जो कैन, कुड, मे, माइट, ये सब बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। कैसे हैं वो आप देखते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स का इस्तेमाल क्या है। देखिए, अगर मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है, इसके अंदर किसी की क्वालिटी की बात की गई है। मेरे पास एक कार है, मेरे पास किस चीज़ का पोसेशन है, उसकी बात की गई है। पर दोनों सेंटेंसेस में एक बात कॉमन थी, एक्शन नहीं था। तो 7 गोल्डन रूल्स में इसकी इंग्लिश आपको बनाने मिल जाएगी, कैसे बनाते हैं। फिर हम अगर कहें कि राम रोज स्कूल जाता है, तो इसमें उसकी आदत की बात हो रही है। ये आपका टेंसेस का चैप्टर हो गया। मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूटी को लेकर है तो कंटिन्यूस में चला गया। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो टेंसेस में नहीं बन सकती हैं, जो 7 गोल्डन रूल्स में नहीं बन सकती हैं। उनको बनाने के लिए हमें मॉडल्स का चैप्टर आना चाहिए। जैसे किसी की क्षमता की बात हो। क्षमता फिर दो तरह की होती है, फिजिकल और मेंटल। अगर कोई बोले कि मैं फराटेदार इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इसकी मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है। कोई बोले मैं इस भारी मेज को उठा सकता हूँ, तो फिजिकल एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब किसी नाउन की फिजिकल या मेंटल एबिलिटी की बात करनी हो, तो हम हिंदी में सकता लगाते हैं। वैसा कर सकता है, वैसा कर सकती है। तो उसकी इंग्लिश इस चैप्टर में मिलेगी आपको कैसे बनानी है। फिर हम कभी कभी बात करते हैं कि मौसम देखो कितना क्लाउडी हो रहा है, बादलों से घिरा हुआ है, शायद आज बारिश हो। तो आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे भी सकती है आया, पर वो संभावना दिखाने के लिए आया। संभावना फिर दो तरह की होती है, कम या ज़्यादा, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हम किसी को बोलते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये काम जरूर करना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तो तीनों वाक्यों के अंदर चाहिए चाहिए आया, पर इंग्लिश बनाते समय एक तरह के टोन में नहीं बन सकता। जब मैंने बोला मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है वो बोला गया। और जब मैंने बोला आपको पढ़ना चाहिए, तो ये उसमें उसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। तो सलाह देने के लिए चाहिए अलग हो गया और मुझे कोई चीज़ चाहिए वो अलग हो गया। तो ये सब कैसे बनेंगे, इस जैसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मॉडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद पहले मैंने लिया सीक्वेंस। ज़्यादा मायने नहीं रखता कि पहले हम ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, पर हमें आने सारे चाहिए, ताकि जब कभी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े, किसी से कन्वर्सेशन की जरूरत पड़े, तो हम इनको इजीली यूज कर पाए सही तरीके से। कैन, कैन का पहला यूज परमिशन है, पर देखा जाए तो मे का पहला यूज भी परमिशन है। पर दोनों में फर्क क्या है। देखिए, अगर हम बुक के हिसाब से चले, ग्रामर की बुक के हिसाब से, तो कैन यूज होता है जनरली इक्वल्स और यंगस्टर्स से परमिशन लेने के लिए। आप में से कई लोग जब मैं ऐसा कहता हूं तो पूछते हैं सर छोटे से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। वी आर लिविंग इन सिविलाइज सोसाइटी। अब मान लीजिए किसी बच्चे से, मुझे, मैं एज ए टीचर किसी क्लास में जाता हूँ और मुझे किसी बच्चे का पेन चाहिए, तो मैं सीधा उठा के टाइम वगैरह नोट करना है या कुछ लिखना है तो मैं लिख के ऐसे रख दूंगा, दैट
दैट इज टोटली अनसिविलाइज्ड, गलत है वो तरीका। तो छोटे बच्चे से मुझे पूछना चाहिए, एक्सक्यूज मी बेटा, कैन यू टेक योर पेन, तब ठीक है, अच्छा लगेगा। और मे जो है वो भी परमिशन के लिए है, बट टू शो पोलाइटनेस, डिसेंसी, विथ हम्बलनेस। जैसे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को बोलते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम मैम, सर, सर मे आई गो आउट, मे आई गो टू डिपॉजिट फी, ऑल दीज थिंग्स। तो आप परमिशन हम्बल वे में लेने के लिए, बड़े से लेने के लिए मे इस्तेमाल करते हैं, छोटे या बराबर वाले से कैन करते हैं। पर मैं अगर अपनी पर्सनल ओपिनियन यहाँ रखूं तो मैं ये कहूँगा, वाई नॉट टू यूज मे एवरीवेयर। हम किसी को इज्जत देकर, किसी से ज़्यादा अच्छे से बात करके कभी छोटे नहीं हो जाते, बल्कि हम ये प्रूव करते हैं कि वन एजुकेटेड पर्सन इज टॉकिंग टू अदर एजुकेटेड और सिविलाइज्ड पर्सन। तो आज एक छोटे बच्चे को अगर आप करके बात करते हैं तो आप उससे छोटे नहीं होते, आप उस बच्चे को शिष्टाचार सिखा रहे हैं कि कैसे बात करनी है। दूसरी बात, वो एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जा रहा है कि आप बड़े तरीके से बात करते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है कि कैन को इस काम के लिए हम ना इस्तेमाल करें, हर जगह में इस्तेमाल करें। मे आई टेक योर पेन, उसी बच्चे को मैं अगर बोलूँ मे आई यूज योर पेन, मे आई टेक योर पेन बेटा, इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। और आप घर पे भी ये छोटे छोटे काम करके देख सकते हैं कि हम हमारे कुछ घरों के अंदर तू तू करके बात करते हैं, अगर थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, कुछ दिन के लिए हम कोशिश करके देखें कि आप मुंह से निकले, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा हम एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं उसमें अपनापन नहीं है, अपनापन तो बच्चे को सिखाना भी तो है कि बच्चा फिर आप करके कहना सीखेगा तो सबके लिए उसके मुंह से आप निकलेगा। और ये बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिकल जो है, आप इसका करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो कैन का पहला यूज परमिशन बताया, मे का पहला यूज भी परमिशन बताया, पर दोनों में फर्क ये है, इट शोज मोर हम्बलनेस, पोलाइटनेस, रिक्वेस्ट। कैन का दूसरा यूज जो है वो है टू शो एबिलिटी और पावर। हम सब के अंदर जो क्षमताएं हैं किसी काम को करने की, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, वो वेरी करती है, सेम नहीं है। कोई आदमी भारी मेज को उठा सकता है, कोई नहीं उठा सकता। कोई तेज इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में, फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कोई स्विमिंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो जब आप किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हो कि प्रेजेंट में उसके अंदर ये एबिलिटी है, तब आप कैन लगा के बोलिए। आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन रन फास्ट, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन ड्राइव अ कार, ये सब चीज, आई कैन यूज कंप्यूटर, आई कैन यूज 4G मोबाइल, या जो भी आपने बोल, तो सब जगह पर वो आप काम कर सकते हैं। माई मदर कैन प्रिपेयर फूड, माई मदर कैन प्रिपेयर नाइस डिशेस, तो ये सब जगह कैन लगा टू शो एबिलिटी और पावर। कुड, टू रिक्वेस्ट विद वेरी मच पोलाइटनेस। कुड का एक यूज जो होता है वो मैक्सिमम पोलाइटनेस दिखाने के लिए होता है। देखिए यहाँ पर फिर समझने की बात है कि जैसे मान लीजिए किसी को हिंदी अच्छी आती है, अब मेट्रो में सफ़र कर रहा है और उसको थोड़ी सी जगह बैठने के लिए चाहिए, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो एक दूसरे बंदे को बोलता है सीट। अब वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, क्योंकि आपका एटीट्यूड, आपके अप्रोच का जो तरीका है वो पॉजिटिव नहीं है। अगर वो बंदा डरपोक है या थोड़ा सा जेंटल टाइप है तो शायद दे दे, पर अगर वो बंदा थोड़ा बोल्ड होगा या ढीठ टाइप होगा या गुस्से वाला होगा तो बोलेगा इज इट द वे, ये तरीका है। तो थोड़ा सा तरीके को ठीक करें तो हमारा काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सीट दे देंगे, तबीयत ठीक नहीं है। तीसरा तरीका, मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आप मुझे सीट दे देंगे। चौथा, मैं आपका अति आभारी होऊंगा अगर आप कृपया करके मुझे अपनी सीट दे देंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब इस चौथे सेंटेंस में जब आपने अप्रोच किया तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो वर्डिंग्स हैं वो मैक्सिमम पोलाइटनेस को लिए हुए हैं। पर ये बात उसी को समझ में आएगी जिसको हिंदी अच्छी तरह से आती हो। वही चीज इंग्लिश में भी है। कैन आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन। तो हम्बलनेस बढ़ती गई तो कुड का पहला इस्तेमाल यही है। मैक्सिमम हम्बलनेस को लेकर जब किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कुड लगाइए। दूसरा जो है टू शो एबिलिटी इन पास्ट। अभी मैं कैन की बात कर रहा था, टू शो एबिलिटी बट इन प्रेजेंट। पर कुछ काम ऐसे भी तो हैं, कुछ बातें ऐसी भी तो हैं, कुछ क्षमताएं ऐसी भी तो हैं जो पहले थी और आज नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड,
जब मैं 20 साल का था तो तेज दौड़ सकता था, यानी कि आज की डेट में वो काम मैं नहीं कर सकता। शी कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन 1 आवर, वो 1 घंटे में इस नदी को तैर के पार कर सकती थी। शी कुड, अगर मैं कैन लगा के बोलूँ तो इसका मतलब आज भी कर सकती है। तो कैन और कुड का डिफरेंस एबिलिटी को लेकर बस इतना ही है। प्रेजेंट में वो काम कर सकते हैं तो कैन पहले कर सकते थे तो कुड। शी कुड रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकती थी। अब है नेक्स्ट मे, टू शो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं तो इसकी मतलब संभावना की बात करूं तो हम समाज में रहते हैं तो 3 तरह से इसकी डिग्रीज हमने डिसाइड की हुई हैं। कई बार हम किसी काम को लेकर बोलते हैं चिंता मत कर यार 99% है ये काम हो जाएगा। दूसरे तरह से हम बोलते हैं यार मुश्किल है, कल संडे है आधी दुकानें बंद होंगी, मुश्किल है यार, 50-50 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तीसरा, मान लीजिए कहीं पे कुछ अप्रूवल चाहिए और पता लगा कि वहाँ का जो बॉस है, साइनिंग अथॉरिटी है, वो छुट्टी पे, तो बोलते हैं यार मुश्किल है यार, कोई और साइन करेगा नहीं और वो बॉस छुट्टी पे अगले हफ्ते आएगा। बोले यार देख ले अगर कुछ हो सकता है तो। बोला चल कोशिश करता हूँ पर 1% चांस है, यानी कि 99% नहीं है, ये मतलब हुआ। तो 3 कैटेगरी हुई, 99% डन, 50% डन चांसेस हैं, और 1% का मतलब रिमोट चांसेस। पर एक मजेदार देखिए, एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें, वापिस चलते हैं, जब आपने ये कहा था कि 99% ये काम हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में, टू शो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, और 50-50 है तो माइट लगा दीजिए। और कुड का एक इस्तेमाल ये वाला भी है कि 1% यानी कि ना के बराबर जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखानी हो तो आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं कह रहा था कि अदर साइड ऑफ दिस कॉइन इज, वो क्या है वो समझिए। जैसे मैंने किसी काम को लेकर बोल दिया 99% उम्मीद है आज हो जाएगा, पर मैंने कितना अपने पास सेफ्टी के लिए रख लिया, 1%, और काम अगर नहीं हुआ तो वो जो 1% है वो 100 बन गया। उसी तरह से मैंने बोला 50% उम्मीद है आज हो जाएगा, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैंने 50% नेगेटिव के लिए भी रख लिया है। फिर मैंने बोला नहीं यार कोई चांस नहीं है, ओनली 1% चांसेस देयर, इसका मतलब मैं 99% बोल रहा हूँ कि काम नहीं होगा, और अगर हो गया तो इसलिए ये जो 1%, 50%, 19, ये सर्कमस्टांसिस और मेंटल स्टेट को रख के हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, पेसिमिस्टिक हैं, सामने वाले का एटीट्यूड हमारे लिए कैसा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर रख कर हम वो चीज़ बोलते हैं। पर वो चीज़ जब हो जाएगी या नहीं होगी तब पता चलता है कि ये 100, सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा था। तो इसलिए अगर मैक्सिमम नजर आए तो मे लगा दीजिए, 50-50 नजर आए तो माइट लगा दीजिए, और 1% और लेस नजर आए तो कुड लगा देना है। अगर मैं बोलूं देयर कुड बी ए बॉम्ब इन दिस फ्लाइट, इसका मतलब 1% उम्मीद है, क्योंकि मुझे 1-2 बंदे ऐसे लगे जो थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट टाइप लग रहे थे बाय लुक, बाय अपीयरेंस, तब मैंने बोला देयर कुड बी ए बॉम्ब। बम होने के चांसेस तो हैं पर ना के बराबर है, क्योंकि बंदे थोड़े सस्पिशियस लगे, पर चेकिंग में नहीं आया, स्कैनिंग में नहीं आया, इसका मतलब कोई ज़्यादा रिस्क तो नहीं है पर फिर भी डाउट है, तो 1%। पर अगर मैं बोलूँ कि अभी चेकिंग अच्छी तरह से नहीं कर रहे, जो फ्लाइट के अंदर लोग घुस रहे हैं उनकी चेकिंग थॉरो नहीं हो रही है, और क्योंकि वो चेकिंग करते समय हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं, तो इग्नोर कर रहे हैं, तो हो सकता है 50-50, तो देयर माइट बी ए बॉम्ब। और अगर मान लीजिए कि जब बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे थे उस समय बहुत बड़ी लापरवाही हो गई और बहुत सारे 10-15-20-25 लोग अंदर घुस गए, चेकिंग किसी ने की नहीं, तब मैं बोलूँगा देयर मे बी सम रिस्क, चांसेस अब बढ़ गए, क्योंकि प्रिकॉशंस नहीं लिए गए जो लिए जाने चाहिए थे। तो या मौसम को लेकर कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आसमान जो है ओवरकास्ट, क्लाउडी है, बादलों से घिरा हुआ है, तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, मैं बोलूँगा द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन। पर अगर मैं बोलूँ द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, इट माइट रेन, अब चांसेस कम हो गए, क्योंकि दोनों स्थिति में मैं गारंटी नहीं ले सकता कि बारिश होगी या नहीं होगी। ये सब भगवान की मर्जी के ऊपर है, सर्कमस्टांसिस के ऊपर है, क्लाउड्स के इकट्ठा होने पर, और बहुत सारे फैक्टर्स है, मेरी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। तो गारंटी मैं दोनों में से किसी साइड की नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। नेक्स्ट,
लेस पॉसिबिलिटी के लिए मैंने माइट बताया। फिर है शुड, मस्ट, ought to। ये तीनों का मतलब शुड, मस्ट, ought to, तीनों का मतलब हिंदी में होता है चाहिए। पर देखा जाए तो इधर मैंने लिखा नहीं है, नीड, वांट और रिक्वायर। नीड, वांट और रिक्वायर, इन तीनों का मतलब भी चाहिए और वो तीनों का मतलब भी चाहिए। तो कितने हो गए? 6 चाहिए। जबकि हिंदी में लिखते हैं तो एक ही स्पेलिंग होती है चाहिए, पर इंटेंशंस हर बार अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसको मैं बोलता हूँ तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको जरूर पढ़ना चाहिए, पेपर नजदीक आ रहे हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है भाई, तुमको पढ़ना चाहिए। तो 3 तरह से मैंने बोला। एक में मैंने लाइट वे में बोला, तुम्हें पढ़ना चाहिए, मतलब एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ पढ़ो न पढ़ो मेरा क्या जा रहा है। दूसरे मैंने बोला तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, इट मीन्स कम से कम बड़ा हूं, जिम्मेदारी लेते हुए मैं उसको प्रेशर डाल के बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी भलाई उसी में छिपी हुई है। तीसरा मैंने बोला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। तो 3 तरह के चाहिए तो ये वाले हो गए। तो वो कैसे हैं? शुड, लाइट एडवाइस, मानो कर मान मेरा क्या जा रहा है, यू शुड स्टडी, यू शुड रन फास्ट, यू शुड गो टू स्कूल डेली। मस्ट, जब कंपल्शन के साथ, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट स्टडी एट लीस्ट 2-3 hours a day, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, थोड़ा प्रेशर डाल के बोला। और जब मैंने ought to लगाया, मैं बोलता हूँ सोल्जर्स ought to protect their country। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि क्या सिर्फ सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश की रक्षा करना? हम सब की ड्यूटी है, पर क्योंकि हम सब लोग देश की रक्षा या देश की सेवा अलग अलग तरीके से करते हैं। टीचर स्कूल जाके बच्चों को पढ़ा के करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल जाके इलाज करके करते हैं, सब अलग अलग, इंजीनियर डैम बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, अलग अलग, तो सब अलग अलग तरह से अपनी सर्विसेज देते हैं। बट सोल्जर्स आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर दिस पर्पज ओनली। वो यूनिफॉर्म पहनकर उनको फिलहाल यही काम करना है, तो इसके लिए उनकी वो मोरल ड्यूटी में चला जाता है, तो वहां ought to लगेगा। हमारे लिए भी लग सकता है, जैसे एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री ought to सर्व द नेशन, देश की सेवा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, सबके लिए हो। पर जहां पर आपको ought to लगाना है, इसका मतलब वहां पर मॉरल ड्यूटी दिखानी पड़ेगी। तो 3 मैंने आपको ये बताए, पर साथ में मैंने यहां पर लिखा नीड, वांट और रिक्वायर, क्योंकि इन तीनों का मतलब भी चाहिए होता है। पर वो तीनों शुड, मस्ट, ought to और नीड, वांट, रिक्वायर, ये चाहिए अलग अलग है। अब ये होता है कि किसी से हमने कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग यानी कि भौतिक पदार्थ मांगना हो, या किसी की हेल्प मांगनी हो, किसी की सर्विसेज मांगनी हो, कोई आपके पड़ोस में डॉक्टर है, आप उससे कुछ पूछने जाते हैं तो आप बोलेंगे आई नीड योर हेल्प, या आई वॉन्ट, आई रिक्वायर योर हेल्प। कोई सीए है, आपको ITR भरनी नहीं आती है, आप सलाह देते हैं आई नीड सम हेल्प, आई वॉन्ट सम हेल्प। तो नीड, वॉन्ट, रिक्वायर, आई नीड सम मनी, आई वॉन्ट सम मनी, या रिक्वायर सम मनी। तो इस तरह से किसी की सर्विसेज मांगनी हो, किसी की हेल्प मांगनी हो, पैसे मांगने हो, बाइक, स्कूटर, कार, ऐसी कोई चीज़ मांगनी हो, तो नीड, वांट, रिक्वायर। किसी को सलाह देने के लिए चाहिए लगाना हो तो शुड, मस्ट, ought to। तीनों की डिग्री मैंने अभी आपको अलग अलग बताई। नेक्स्ट, वुड। वुड का एक मतलब होता है इमेजिनेशन करना। अब मैं बोलता हूं वुड दैट इफ आई वर ए रिच पर्सन। वुड दैट का स्टैंडर्ड मीनिंग है कितना अच्छा होता, मतलब कल्पना हो रही है, क्योंकि हिंदी में जब हम कहते हैं कितना अच्छा होता, मतलब इमेजिनेशन, कल्पना। इफ आई वर ए रिच पर्सन, यहाँ आई के साथ वर लगाया, जबकि आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, गोल्डन रूल्स पार्ट 1 पार्ट 2, उसके अंदर मैंने बताया ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आएगा, और आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स के साथ वर आएगा। पर यहाँ पे आई के साथ वर लगा रहा हूं, जबकि वॉज लगना चाहिए, क्योंकि इमेजिनेशन है। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब कोई सब्जेक्ट इमेजिनेशन कर रहा हो तो सबके साथ वर आता है। अब मैं बोलता हूं कितना अच्छा होता अगर मुकेश यहाँ होता। वुड दैट इफ मुकेश वर हियर, वॉज नहीं वर, क्योंकि इमेजिनेशन हो रही है। तो वुड दैट एक स्टैंडर्ड मीनिंग है कितना अच्छा होता, तो वुड इमेजिनेशन के लिए यूज हुआ। और यूज टू का मतलब होता है पास्ट हैबिट्स। हमारी जो आदतें हैं उसको हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, उसके अंदर मैंने बताया प्रेजेंट हैबिट्स की बात के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। हालांकि और यूजेस भी हैं, वो मैंने बताए हैं आपको, पर एक यूज उसका ये भी है कि जब हैबिट्स की बात होगी प्रेजेंट की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ पास्ट हैबिट्स की,
यानी कि जो आदतें पहले थी पर अब नहीं है, तब आपने लगाया यूज टू। जैसे आई यूज टू ड्रिंक, मैं ड्रिंक किया करता था। आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करता था। आई यूज टू गो फॉर 3 किलोमीटर वॉक ए डे, मैं रोज 3 किलोमीटर घूमने जाया करता, यानी कि अब नहीं जाता। तो यूज टू आपका पास्ट हैबिट्स के लिए यूज हुआ। ओके, सो वी कंटिन्यू। आई हैव रिटन सम हेल्पिंग अप्स ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पे कुछ हेल्पिंग अप लिखे हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा। टेंसेस में भी डिस्कस किया था मैंने, 7 गोल्डन रूल्स में भी डिस्कस किया। इन सबको हम हेल्पिंग अप्स के नाम से जानते हैं। इसी तरह से वॉज, वर, हैड और विल हैव, ये भी हेल्पिंग अप्स हैं। पर इन सब के साथ अगर हम टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो इनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है, वो मॉडल्स बन जाते हैं। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, जब किसी हेल्पिंग अप के साथ टू लगा के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो मॉडल्स के चैप्टर में आ जाता है। एंड सेकेंडली उसका रोल बदल जाता है, उसका जो मीनिंग है वो बदल जाता है। तो मॉडल्स का ये वाला जो पार्ट है, ये मैं आपको अब समझा रहा हूँ, ये किस लिए यूज होता है? कंपल्शन के लिए। कंपल्शन, कंपल्शन जो है यानी कि प्रेशर, किसी पे दबाव डाल के बोलना, ये दो तरह का होता है। एक है शोइंग अफेक्शन और दूसरा है शोइंग ऑर्डर। अभी अफेक्शन का मतलब स्नेह, अपनापन, अपनापन दिखा के प्रेशर बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता। अब ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए शर्मा जी हैं, वो हमारे घर आते हैं अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेके और बोलते हैं भाटिया जी 23 तारीख को बच्ची की शादी है, 23 अगस्त को, तो आप ज़रूर दर्शन देना। 23 अगस्त, वो 23 अगस्त को तो मेरी कज़न की बेटी की शादी भी है। मतलब आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा, पर बच्चे को फिर किसी दिन आशीर्वाद दे दूंगा। बोला भाटिया जी मुझे नहीं पता, आपको इस शादी में आना है, आपकी अपनी बच्ची है और ज़रूर आना है। अब वो देखा जाए तो कंपल्शन तो वो डाल रहे हैं, प्रेशर तो डाल रहे हैं, पर वो अपनेपन का है। दूसरा कैसे है, मान लीजिए कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को उनका बॉस ये कहता है भाई इस संडे को सब स्टाफ ने आना है, कुछ ज़रूरी काम है, सब ने आना है 10 बजे। तो उसमें एक यादव जी हैं, वो बोलते हैं भाई सॉरी सर मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे तो उस दिन यहाँ जाना है वहाँ जाना है। बॉस बोलता है नहीं यादव जी ज़रूरी काम है, आपको आना है। तब तक एक और खड़े हो जाते हैं, बोला सर मैं भी नहीं आ पाऊँगा, मेरी कुछ प्रॉब्लम है। तीसरा भी खड़ा हो जाता है, तो बॉस को गुस्सा आता है कि एक दो का तो मैं मैनेज कर लेता, सबको कैसे मैं छुट्टी दे दूँ, काम ज़रूरी है तभी तो बुला रहा हूँ। तो बोलते हैं यू ऑल हैव टू कम। अब जब उन्होंने ये टोन बोली कि यू ऑल हैव टू कम, तुम सबको आना ही है, इसका मतलब वो प्रेशर डाल के बोल रहे हैं। कौन सा वाला? अपनेपन का नहीं, ऑर्डर वाला। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये भी निकलता है कि अगर कल सब नहीं आएंगे तो परसों से वैसे ही नहीं आना है, काम हो गया। तो ये जो मोडाल्स का ये वाला जो पार्ट है, ये कंपल्शन का काम करता है। अच्छा चैप्टर है, पर बहुत लोगों को ये सही तरह से नहीं आता। आप ध्यान से देखिए, तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स जो है इनमें से कोई एक लगाएंगे तो है वाली टोन आ जाएगी कि आपको ये करना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा काम नहीं करता, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, टीचर कहती है। बॉस ने अभी क्या बोला? यू हैव टू कम। तो इस तरह से हम जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर एप्लीकेबल है, वो एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला यू, तो यू के साथ हैव भी ठीक है और यू के साथ आर भी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यू आर टू कम, कम केम कम फर्स्ट फॉर्म, यू हैव टू कम। तो कोई बोला सर सुरेश बोल रहा था मैं नहीं आऊंगा, तो बोला सुरेश इज टू कम, सुरेश हैज टू कम। अब इज और हैज का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर यू सुरेश के साथ। उसी तरह से मान लीजिए कि संडे बीत गया, एक दो लोग नहीं आए थे, बाकी सब आ गए थे, तो बॉस थोड़ा गुस्से में है, नौकरी से तो नहीं निकाल रहा पर गुस्से में और गुस्सा दिखा रहा है। सुरेश को बुला के, सुरेश व्हाई डिड यू कम? बोला आई एम सॉरी सर, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। अब वो मजबूरी, कंपल्शन दिखा तो रहा है, पर कौन सा? पास्ट का, कि पहले जाना पड़ा, यानी कि उसको कहीं गया था वो, तो वहां पर पास्ट के कौन से हैं? वॉज, वर और हैड। तो वो बोलेगा मुझे कहीं जाना पड़ा, मुझे की इंग्लिश हो गई आई, तो आई वॉज टू गो समवेयर और आई हैड टू गो समवेयर। और मान लीजिए कि दो भाई उसी कंपनी में काम करते हैं, वो दोनों नहीं आए थे, सुरेश और मुकेश, वो दोनों मिलकर क्या बोलेंगे? सॉरी सर, हमें कहीं जाना पड़ा, तो वी
वी के साथ वर, वी वर टू गो समवेयर या वी हैड टू गो समवेयर। अब फ्यूचर विल हैव टू, विल हैव टू तब लगाना है जब हम फ्यूचर के लिए कोई मजबूरी दिखाएं। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में 2-3 गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ, अचानक कोई फ़ोन आता है, मुझे पता लगता है सम इमरजेंसी इज़ देयर, कहीं ज़रूरी है मुझे पहुँचना, तो मैं बोलूँगा सॉरी आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। तो मजबूरी तो है कि आने वाले टाइम में मुझे ये काम करना होगा। कोई बोलता है मैं आपके घर कल आऊँगा, अरे नहीं यार कल मत आना, परसों आना, मैं तो कल ही आऊँगा, कुछ ज़रूरी काम है, अरे यार कल मुझे कहीं जाना होगा, आई विल हैव टू गो समवेयर, डोंट कम टुमारो। तो इस तरह से तीनों टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम के अंदर अगर मजबूरी दिखानी हो तो आप इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब थे ये अब मॉडल्स के चैप्टर में आ गए, जैसे इनके साथ टू और फर्स्ट फॉर्म लगाइए। थैंक यू।